चलिए स्टूडेंट्स, कल मैंने शायद आपको क्वेश्चन कराया था इफ पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस वाला क्वेश्चन कराया था। ठीक, अब देखिए जरा क्वेश्चन का टाइप। देखो क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट सी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी एंड प्लैंक्स कांस्टेंट एच आर टेकन एज अ फंडामेंटल सिस्टम इन यूनिट्स। ओके, मतलब समझो फंडामेंटल क्या होते हैं। वैसे तो फंडामेंटल क्या होते हैं आपके एम के एस सिस्टम में। फंडामेंटल क्या होता है आपका, मास के लिए कैपिटल एम, किलोग्राम, सॉरी एक मिनट, ऐसे नहीं, रुक जाओ। वैसे तो फंडामेंटल क्या है आपका, मास के लिए क्या है बताइए, कौन सा डायमेंशन यूज करते हो मास के लिए, कैपिटल एम। लेंथ के लिए आप क्या यूज करते हो, कैपिटल एल। और मेनली हम तीन ही फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, मास, लेंथ और टाइम। टाइम के लिए आप क्या यूज करते हो, कैपिटल टी। ये डायमेंशन है, ये आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मास, लेंथ और टाइम। लेकिन उसने बोला कि अगर फंडामेंटल यूनिट्स क्या हो जाए, पढ़ लीजिए जरा ध्यान से। कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी और प्लैंक्स कांस्टेंट एच आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब अब फंडामेंटल्स क्या हो गए, फंडामेंटल यूनिट्स अब हो गई हैं चेंज होके। कौन कौन, सी हो गई है आपकी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी हो गया आपका, ठीक, और प्लैंक्स कांस्टेंट एच हो गया। ये फंडामेंटल यूनिट्स हो गई हैं। तो आपको बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको क्या करना है, कह रहा है द डायमेंशन ऑफ द टाइम इन दिस सिस्टम। ठीक, पढ़िए जरा ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है द डायमेंशन ऑफ टाइम इन दिस न्यू सिस्टम शुड बी। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ठीक, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जिसकी भी डायमेंशन वो पूछता है, ठीक है ना, डायमेंशन एनालिसिस से उसने आपको किसका पूछा है, टाइम का। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सुन लो फिर से। अगर फंडामेंटल यूनिट्स क्या हो जाए, सी हो जाए, जी हो जाए और एच हो जाए, तो आपको टाइम का डायमेंशन यहां पर बताना है। जो न्यू सिस्टम बन के आएगा उसमें टाइम का डायमेंशन बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं हमेशा याद रखना। टाइम, अब हम मानेंगे कि टाइम डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर भाई, टाइम। टाइम अब किस पे डिपेंड करेगा, फंडामेंटल यूनिट्स पे। यानी कि सपोज सी की पावर ए पे डिपेंड करता है, जी की पावर बी पे डिपेंड करता है और एच की पावर सी पर डिपेंड करता है। सही है। अब सुनो, अब करना कुछ नहीं है, यहां पर जाके डायमेंशंस लिख दीजिए। सी की डायमेंशन, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन क्या होती थी बेसिक सिस्टम में, एल टी माइनस वन। जी की डायमेंशन क्या होती थी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, क्या करेंगे, एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन में आर स्क्वायर। सही है। तो यहां से जी का डायमेंशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन में एम वन एम टू। ठीक, एफ का क्या होता है याद करिए, एम एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, और अपॉन में एम वन एम टू यानी कि क्या हो जाएगा, एम इंटू एम यानी कि एम का स्क्वायर। सही है ना। ठीक, तो एक एम से एक एम कटेगा, एम ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, एम की पावर माइनस वन टी माइनस टू, एम माइनस वन टी माइनस टू और एल की पावर थ्री। ये आ गया। सही है, चेक कर लेना, एक एम से एक एम कटेगा, एम की पावर वन ऊपर जाएगा, एम की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस टू, और एक एल स्क्वायर यहाँ पर है, एक एल यहाँ पर है ना। तो क्या हो जाएगा, एम की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस टू, एल की पावर थ्री। ठीक, ये आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन, एम की पावर माइनस वन, टी की पावर माइनस टू और एल की पावर थ्री। और एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक कांस्टेंट के लिए क्या याद कराया गया फॉर्मूला, फोटोन की एनर्जी वाला है ना, यानी कि E इज इक्वल्स टू एच न्यू। अगर आपको याद हो, न्यू न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अगर नहीं याद है तो याद करिए, सुन लीजिए ध्यान से। एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E बराबर एच इंटू न्यू, पढ़ाया मैंने पहले भी। तो यहां से एच की यूनिट कैसे निकलेगी, E की डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। E क्या होता है, एनर्जी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और ध्यान से सुनिए, फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है यहाँ, फ्रीक्वेंसी है, लिख देता हूं मैं जिसको नहीं पता, न्यू क्या है यहाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। तो फ्रीक्वेंसी की क्या पढ़ाई थी कल, टी की पावर माइनस वन। फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टाइम पीरियड होता है ना। तो यहां से एच की यूनिट क्या आ जाएगी, यहां से एच की यूनिट क्या आ जाएगी, ध्यान से चेक करिए जरा, एम एल स्क्वायर और टी की पावर माइनस टू प्लस वन यानी कि माइनस वन आ गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन आ गया। ठीक, तो ये आ गई प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ठीक है, बस अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे।
इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, MLT के फॉर्म में, है ना। पहले M फिर L फिर T लिखते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, M-1 फिर L की पावर 3 T की पावर -2 और H का निकाला है अभी अभी हमने, कितना है, ML² T-1, है ना। ये लीजिए, ठीक। अब यहां पर लाके रख दीजिए, तो टाइम का डायमेंशन क्या बनेगा, प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डायमेंशन कुछ होगा नहीं, ठीक। तो सी की पावर कितनी आ जाएगी, सी कितना है, LT-1, तो सी की जगह आपने रखा LT-1 की पावर a, और जी का क्या है, जी का डायमेंशन है M-1 L3 T-2 की पावर b, ओके। नाउ और h का क्या है, h की पावर c, h का क्या है, ML² T-1 और c, ठीक। सॉल्व करेंगे, k से कोई मतलब है नहीं, तो यहां से देखो ये l की पावर a मिलेगा यहां से, तो l की पावर a, और यहां से l की पावर 3 इंटू बी 3b, तो प्लस 3b हो जाएगा, और यहां से l की पावर 2 इंटू सी 2c, तो प्लस 2c हो जाएगा, ठीक। फिर बारी आएगी किसकी, l के बाद चलो m लिख लेते हैं, तो m की पावर, यहाँ तो m है नहीं, यहाँ पर -1 है, अब b इंटू -1 माइनस बी यहाँ से मिलेगा, और c इंटू 1 c, तो -b प्लस c हो जाएगा, यहाँ से m की पावर -b प्लस c। उसके बाद l, तो l की पावर, यहाँ से a आएगा l के ऊपर, तो l की पावर a, उसके बाद यहाँ से आएगा b, l की पावर 3, तो 3 इंटू बी 3b, यानी कि a प्लस 3b, और यहाँ c इंटू 2, सो प्लस 2c, ये लीजिए, ठीक। और लेफ्ट हैंड साइड t क्या था, टाइम पीरियड था, और टाइम पीरियड के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, m0 L0 और t की पावर 1। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस की पावर को इक्वेट करेंगे, यहाँ पर m की पावर कितनी, -b प्लस c, और यहाँ m की पावर 0, यानी कि क्या हो जाएगा, -b प्लस c, ध्यान से चेक करना जरा, m की पावर -b प्लस c और यहाँ m की पावर 0, ठीक। l हो गया, कहाँ l हो गया, कहाँ l हो गया, अच्छा l 2 बार आ गया, अच्छा हाँ l 2 बार आ गया, अरे सॉरी सॉरी, l 2 बार आ गया, एक सेकंड फिर से देखो जरा, फिर से देखो जरा, सबसे पहले m को लिखते हैं, तो यहाँ से m की पावर -1 इंटू बी, m की पावर -b, कांस्टेंट नहीं लिख रहा हूँ, है ना, कांस्टेंट k का कोई मतलब तो है नहीं, ठीक, कांस्टेंट k का कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, m की पावर -1 इंटू बी -b, और m की पावर यहाँ c, तो m की पावर -b प्लस c, m के बाद l, तो l की पावर कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो a, और प्लस 3 इंटू बी 3b, और प्लस 2 इंटू सी 2c, है ना, और t, तो t की पावर -a, और यहाँ से t की पावर -2b, और यहाँ t की पावर -c, सही है, t की पावर -a, t की पावर -2b और t की पावर -c, -a प्लस 2b, सॉरी -a -2b -c। अब कंपेयर कर दो तो क्या हो जाएगा, -b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, m की पावर -b प्लस सी है, वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो -b उधर जाएगा, तो c इज इक्वल्स टू b आ जाएगा, यानी कि c की जगह हम b रख सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ से देखो जरा, l की पावर में क्या है, a प्लस 3b प्लस 2c, और यहाँ पर क्या है 0, तो क्या आएगा, अब यहाँ पे थोड़ी इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, है ना, तो मैं न्यू पेज पे चलता हूँ, ये पेज नंबर 1 है, b बराबर, यहाँ से क्या आ रहा है, b बराबर c आ रहा है, b बराबर c आ रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या है, चेक करो, a प्लस 3b प्लस 2c बराबर 0, a प्लस 3b, a प्लस 3b और प्लस 2c बराबर 0, चेक कर लेते हैं, a प्लस 3b प्लस 2c बराबर 0, और फिर -a -2b -c, -a -2b -c, -a -2b -c बराबर, है ना, तो t की पावर है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से,
टी की पावर में -1 है, यानी कि -1। ठीक, अब क्या करेंगे, ध्यान से चेक करना, b बराबर c था तो यहां पर रख दो, इसको भी a और c में या b और, समझ रहे हो ना, मतलब 2 वेरिएबल में इसको भी बना लो, 2 वेरिएबल में इसको भी बना लो। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2b प्लस c बराबर -1, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहां से आएगा a प्लस 2b प्लस c बराबर 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करना, b बराबर c इसमें भी रख दो, तो क्या बनेगा, ये a प्लस 3 और b की जगह c रखोगे तो 3c और प्लस 2c इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आएगा a प्लस 3c प्लस 2c 5c इज इक्वल्स टू 0। और यहां से क्या हो जाएगा, यहां पर भी b की जगह आप क्या रखोगे, c, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 और b की जगह c, तो 2c और प्लस c इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से हो जाएगा a और प्लस 2c प्लस 3c कितना होता है, 2c प्लस c कितना होता है, 3c इज इक्वल्स टू 1। ठीक, ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन मान लो, और ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड क्लास 10th वाला लगा दीजिए, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a प्लस 5c इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a प्लस 3c इज इक्वल्स टू 1। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, a से 5c माइनस 3c 2c इज इक्वल्स टू 0 -1 -1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। सही है, अब जितना c आएगा उतना ही b आएगा, क्योंकि b इज इक्वल्स टू c था, तो b भी कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अब ये वाली इक्वेशन यूज कर लो तो a आ जाएगा, तो a प्लस और 3 इंटू सी, सी कितना है, -1/2 इज इक्वल्स टू 1, तो a और ये प्लस माइनस -3/2 इज इक्वल्स टू 1, -3/2 उधर जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3/2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाती है, 5/2, ये लीजिए। ठीक, तो a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब जब a b c आ गया तो हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए जरा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, k इंटू क्या था, पीछे जाके देखिए, k इंटू, ये देखिए यहां से देखो, यहां से जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, है ना, क्योंकि अब टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, सी जी और एच, तो हमें फॉर्मूला सी जी और एच के टर्म्स में बताना है, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, कांस्टेंट के और सी की पावर ए और जी की पावर बी और एच की पावर सी, है ना, तो यही चीज हम कॉपी कर लेते हैं, टी बराबर कांस्टेंट के, सी की पावर ए, जी की पावर बी और एच की पावर सी, यही था। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, के कांस्टेंट तो ऐसे रहेगा, सी की पावर ए कितना है, ए है 5/2, है ना, ए कितना है, 5/2 है ना, तो 5/2 तो नहीं आना चाहिए, ए -5/2 आना चाहिए, कुछ गलती हुई है, कुछ गलती हुई है भाई, कुछ गलती हो रही है, बी और सी आपका पॉजिटिव आना चाहिए, कुछ गलती हो रही है कहीं पर, क्या गलती हो रही भाई, -a कैसे आया सर एल की पावर में, अच्छा हाँ कुछ गलती हुई होगी एल की पावर में, देखते हैं, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया एल की पावर a और प्लस, देखो एल की पावर ए ही तो होगा, है ना, a इंटू 1 a और b इंटू 3b और प्लस 2 इंटू सी 2c, सही तो है, क्या गलती हो रही है यार इसमें, आंसर तो नहीं मैच कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही, यहाँ डायमेंशन तो नहीं गलत लिखे हैं, देख लेता हूँ, एल टी -1 है, एम की पावर -1, L3 t-2 बिल्कुल सही है, ml² t-1 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई, तब क्या दिक्कत है, एम की पावर -b और एम की पावर -b प्लस सी बराबर 0, सही तो है। अच्छा यहाँ कुछ गलती हुई है, हाँ ये देखो यहाँ गलती हो गई, देखो -a -2b -c बराबर 1 होना चाहिए, हमने गलती से -1 लिख दिया, देखो ना, t की पावर -a -2b -c बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मैंने गलती से -1 लिख दिया। ठीक, तो ये 1 होना चाहिए था ये, अब कर दो, b बराबर c रखो, तो a प्लस यहाँ कितना होगा 3c प्लस 2c बराबर 0, तो a प्लस 3c प्लस 2c 5c बराबर 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम करेंगे -a और माइनस, अब ध्यान देना 2 और b की जगह हम c रखेंगे, तो c -c बराबर कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ से होगा -a -2c -c -3c बराबर 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ठीक, मान लो ये वाली फर्स्ट है और ये वाली आपकी सेकेंड है मान लो, ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस 5c बराबर 0, है ना, और -a
-3c बराबर 1। ठीक, ऐड करोगे प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 5c माइनस 3c कितना होगा 2c बराबर 0। और ऐड कर रहा हूं मैं दोनों को, एडिंग 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 ऐड कर रहा हूं। ठीक, तो 1 + 0 कितना होता है 1, तो यहाँ से c कितना आ जाता है 1/2। ये लीजिए, अब सही है। तो c आ गया 1/2, तो b भी कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि b और c आपस में इक्वल है। ठीक, अब कोई इक्वेशन यूज कर लो। चलो यही वाली यूज कर लेते हैं, a + 5c बराबर 0 वाली। तो a + 5c बराबर 0 वाली इक्वेशन हम यूज कर लेते हैं। a की जगह a रखेंगे और प्लस 5 इंटू, और c की जगह कितना रखेंगे 1/2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से a बराबर क्या रखेंगे -5/2, है ना। तो a आ गया -5/2। ठीक, तो c की पावर क्या हो जाएगा -5/2, और g की पावर 1/2, और h की पावर कितना आ जाएगा 1/2। सही है। तो t बराबर कांस्टेंट k तो ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान दो जरा, g के ऊपर रूट लगेगा और h के ऊपर रूट, क्योंकि पावर हाफ है तो दोनों रूट के अंदर चले जाएंगे, यानी कि g इंटू एच। ठीक है, और अपॉन में c की पावर -5/2 नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, और सुनो, एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर अगर उसने कहीं ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो ऑप्शन में आपको ऐसे मिलेगा c की पावर -5/2, g की पावर 1/2, h की पावर 1/2 पे टिक लगाना होगा। फॉर्मूला बनाने के लिए देगा तो या तो ऐसा फॉर्मूला दे देगा, ध्यान से सुनिए, या तो कैसा फॉर्मूला देगा वो भी ध्यान से सुन लो। c की पावर 5/2 का मतलब क्या होता है पता है? यहां पर देखिए, c की पावर मान लो कहीं 5/2 लिखा है, तो इसका मतलब होता है c की पावर 5 की होल पावर 1/2, यही तो मतलब होगा। 5 इंटू 1/2 5/2। अब सुनो, c की पावर 5 और ये 1/2, c की पावर 5 ऐसे ही रहेगा, और 1/2 की हेल्प से हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट। बात समझ में आई? यानी कि कहने का मतलब है, इसको अगर मॉडिफाई करोगे तो ऑप्शन में आपको ऐसा मिल सकता है k, और रूट के अंदर g इंटू एच, और अपॉन में c की पावर 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं c टू द पावर 5 स्क्वायर रूट। अब ऊपर वाले पे नीचे वाले पे दोनों पे स्क्वायर रूट है, तो यहां से बनेगा t बराबर k होल स्क्वायर रूट ऑफ जी एच अपॉन में c टू द पावर 5। ये लीजिए, समझे? ये भी आपको मिल सकता है ऑप्शन में, ये भी मिल सकता है आपको ऑप्शन में, ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो जो मिलेगा वो आप यहां पर कर लोगे। ठीक है, करिए इस सवाल को। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि इफ द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, अब देखो वीसी को क्या बोला उसने क्रिटिकल वेलोसिटी, भाई कोई बात नहीं, वीसी क्रिटिकल वेलोसिटी है। ठीक, तो कोई बात नहीं, है तो वेलोसिटी ना भाई, क्रिटिकल वेलोसिटी है तो क्या हुआ, वीसी का मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी, बट है तो वेलोसिटी, तो इसके डायमेंशन हो जाएंगे वेलोसिटी वाले LT-1। सही है। उसके बाद कह रहा है फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस एज एन ईटा की पावर x p रो की पावर y r की पावर z, वेयर ईटा रो एंड आर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हाँ भैया, ध्यान से चेक करो, ईटा क्या है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक, ऑफ द लिक्विड। उसके बाद रो क्या है तुम्हारा, रो क्या है तुम्हारा डेंसिटी, है ना, और आर क्या है तुम्हारा रेडियस। और सुनो, कई बार मैंने आपको बताया है भाई, मैंने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का तुमको बोला है डायमेंशन याद कर लो, ईटा, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन याद कर लो इसको, ml-1 t-1। ठीक, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है आपका ml-1, मुझे तो याद है, आपको भी याद होना चाहिए t-1 ml-1। अच्छा नहीं अगर याद है तो क्या करोगे, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, F बराबर 6 पाई ईटा आरवी, याद है? यहां से ईटा 6 पाई का डायमेंशन होता नहीं, तो ईटा का डायमेंशन कैसे आएगा, फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस इनटू वेलोसिटी। फोर्स क्या होता था ml-t-2, उसके बाद रेडियस का होगा l, और वेलोसिटी का होगा LT-1। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक l से एक l कटेगा, t-1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और l की पावर ऊपर जाएगा, तो लो आ गया कि नहीं। तो मैंने आपको निकाल के भी दिखा दिया, बट मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। ठीक, ईटा का आ गया। उसके बाद रो क्या है डेंसिटी, अब ये नॉर्मल डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का m और वॉल्यूम का l का क्यूब, तो m/l का क्यूब, यानी कि क्या आ जाएगा ml की पावर -3 आ जाएगा, ये लीजिए। ठीक, उसके बाद रेडियस का हो जाएगा l। ठीक, तो ये डायमेंशन हमने लिख लिए। अब आपको क्या कह रहा है, कह रहा है डायमेंशन ऑफ द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस एज दिस, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी के डायमेंशन को ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे, यानी कि जो VC है क्रिटिकल वेलोसिटी, इट इज प्रोपोर्शनेट टू ईटा की पावर x और रो की पावर गामा, ये गामा बोलो या गामा नहीं y। ठीक, डेंसिटी की पावर y और r की पावर z, तो x y z की वैल्यू आपको बतानी, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। हाँ,
क्या हो जाएगा, तो क्रिटिकल वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन, और एम तो है नहीं तो एम की पावर 0 हो जाएगा इधर, ठीक। और इज इक्वल्स टू में इन सबके डायमेंशन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आएगा, उसका कोई मतलब है नहीं, तो ईटा ईटा क्या होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ठीक। और इसकी पावर कितनी है, एक्स है, और डेंसिटी की डेंसिटी कितना हो जाएगा, एम एल माइनस थ्री, और इसकी पावर कितनी है, वाई है, और रेडियस एल, और एल की पावर हो जाएगी जेड, ये लीजिए, ठीक। फिर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से चेक करो, ये पावर एक्स मिलेगी एम को तो हो जाएगा एम की पावर एक्स, ठीक। y मिलेगा m को तो प्लस y, और उसके बाद m तो है नहीं कहीं, तो m की पावर x प्लस वाई, और l की पावर माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स, उसके बाद y इंटू माइनस थ्री वाई, और l की पावर z यानी कि प्लस z, ये लो ml हो गया, और t की पावर क्या हो जाएगा, t की पावर x इंटू माइनस वन क्या होता है, माइनस एक्स हो जाता है यहाँ से, ठीक। अब बोथ साइड हम क्या करेंगे, डायमेंशंस के पावर को कंपेयर करेंगे, ये l की पावर कुछ नहीं तो वन मानेंगे, है ना, और यहाँ t की पावर माइनस वन, m की पावर 0 यानी कि x प्लस वाई बराबर 0, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाता है 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वाई, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए जरा, सबसे पहले x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, माइनस एक्स, यहाँ पे t की पावर माइनस एक्स, और यहाँ t की पावर माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन, यहाँ पे t की पावर माइनस वन बराबर, और वहाँ t की पावर माइनस एक्स, तो माइनस वन बराबर माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x बराबर वन आ जाएगा। तो अगर x बराबर वन है तो y कितना हो जाएगा, x का नेगेटिव, भाई y कितना हो जाएगा, ये माइनस उधर भेजोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, यानी कि y बराबर हो जाएगा माइनस वन। तो x वन है, y कितना है, माइनस वन है, और अब z की बारी, z के लिए हम क्या करेंगे, l की पावर यहाँ पर कितनी है, माइनस एक्स माइनस थ्री वाई और प्लस जेड, सही है, l की पावर माइनस एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड, और यहाँ पर l की पावर कितनी है, वन है, तो इज इक्वल्स टू वन करेंगे। अब यहाँ से वैल्यू रखेंगे, तो माइनस एक्स, एक्स की जगह हम वन रखेंगे, माइनस थ्री इंटू वाई, वाई की जगह हम माइनस वन रखेंगे, और प्लस जेड इज इक्वल्स टू वन, ठीक। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस वन माइनस माइनस, ये माइनस थ्री इंटू माइनस वन प्लस थ्री, और प्लस जेड इज इक्वल्स टू वन, ठीक। थ्री माइनस वन कितना होता है, टू, टू उधर जाएगा तो जेड बराबर कितना आएगा, वन माइनस टू यानी कि माइनस वन, ठीक। तो बस ये रहे आपके आंसर, एक्स वन है, वाई कितना है, माइनस वन है, और जेड कितना है आपका, माइनस वन है। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, एक्स वन है, वाई माइनस वन है, और जेड माइनस वन है, कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो सवाल है, फिर से वैसे ही सवाल है, फंडामेंटल वाला, याद है कि जब किसी को वो फंडामेंटल बना देता है, जैसे कि क्या कह रहा है, इफ पी फंडामेंटल, अब क्या क्या बन गया बताओ, मोमेंटम, फंडामेंटल से इस बार क्या ले लिया उसने, जब भी ऐसा सवाल आता है तो पहले फंडामेंटल लिख लिया करो, कौन कौन है, पी का मतलब मोमेंटम, ए का मतलब एरिया, और टी का मतलब टाइम, इसको फंडामेंटल बता दिया। अब इसके डायमेंशंस आप लिख लीजिए जो आप पीछे पढ़ के आए हो। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था, याद करिए, पी बराबर एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, मास का होगा कैपिटल एम, और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, तो मोमेंटम का डायमेंशन आ गया कितना, एम एल टी माइनस वन, ठीक। यहाँ से आ गया इसका एम एल टी माइनस वन, ठीक। उसके बाद एरिया का तो आपको पता ही है, एल का स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू एल, एल का स्क्वायर, टाइम का होता है टी की पावर वन यानी कि टी होता है, ठीक। अब उसने बोला कि ये सब अगर फंडामेंटल बन जाए तो एनर्जी का डायमेंशन बताओ कितना होगा, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनेट टू क्या हो जाएगा, ये सब फंडामेंटल हो गए ना, पी और ए टी, तो पी की पावर ए पे डिपेंड कर रहा है, ए की पावर बी पे डिपेंड कर रहा है, और टी जिसको फंडामेंटल मान लेगा उसकी पावर ए बी सी कर देना, ठीक, और टी की पावर सी पे डिपेंड कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, एनर्जी इज इक्वल्स टू, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या आएगा, जिसका कोई मतलब है नहीं, डायमेंशन लेस होगा, पी की जगह क्या रखोगे, एम एल टी माइनस वन, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ए, फिर एरिया, एरिया में हो जाएगा एल स्क्वायर, और एरिया की पावर बी है, और उसके बाद टी, टी का डायमेंशन टी रहेगा, टी की पावर सी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड एनर्जी है, और एनर्जी का डायमेंशन तुमको याद है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक, इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देना जरा, के से कोई मतलब है नहीं तो यहाँ से मिलेगा एम की पावर ए, फिर और तो एम है नहीं कहीं पर, फिर एल की पावर कितना मिलेगा, यहाँ से ए आएगा तो एल की पावर ए, और यहाँ से एल की पावर टू बी यानी कि प्लस टू बी, ठीक, और तो कहीं पर एल है नहीं, फिर टी की पावर कितना हो जाएगा, ए इंटू माइनस वन माइनस ए, और यहाँ सी इंटू वन सी, तो माइनस ए प्लस सी, ठीक। तो एम की पावर ए, एल की पावर ए प्लस टू बी, और
टी की पावर माइनस ए प्लस सी कंपेयर कर दीजिए, तो सीधे सीधे आपको दिखाई पड़ रहा है ए कितना आ जाएगा, यहाँ m की पावर 1 है ना, तो a बराबर 1 आ जाएगा। उसके बाद a प्लस 2b कितना आ जाएगा, a प्लस 2b किसकी पावर है, l की पावर, l की पावर कितना है 2 है, और a की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो 1 प्लस 2b बराबर 2, 1 उधर जाएगा तो b कितना आ जाएगा 1/2, तो यहाँ से b भी हमारा आ गया, a आ गया, b आ गया, और c के लिए हम क्या करेंगे, t की पावर माइनस ए प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा -2, करेक्ट। उसके बाद माइनस और a की जगह हम क्या रखेंगे 1 और प्लस c इज इक्वल्स टू -2, करेक्ट। उसके बाद c बराबर -2 और +1, तो c बराबर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो a b c की वैल्यू जैसे ही आ जाएंगी तुरंत एनर्जी का आप फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे, एनर्जी क्या आ जाएगा k इंटू पी की पावर a, और p की पावर a का मतलब p की पावर 1 और a की पावर b कितना है 1/2, ठीक। तो a की पावर 1/2 और टाइम जो भी है, टाइम है या जो भी है, टी की बार सी कितना -1, सी कितना है -1, ठीक। तो p की पावर 1 p हो जाएगा, k का कोई मतलब है नहीं, यानी कि p a की पावर 1/2 और t की पावर t है ना, तो एनर्जी के डायमेंशन आएंगे p a की पावर 1/2 और t की पावर -1 है ना। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे करके करेंगे। अब जो डायमेंशनल एनालिसिस का नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन है आपका क्या, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपको जाना होगा, ठीक। मतलब जैसे कि मान लो एमके सिस्टम दिया है तो सीजीएस सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में जाना होगा आपको, कन्वर्जन करना होगा आपको, ठीक। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, इसके लिए आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, देखो जैसे कि मान लो हमने लिखा 1 किलोमीटर, ठीक, इज इक्वल्स टू क्या होता है 1000 मीटर होता है, ठीक। अब आप ध्यान दो जरा, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 इंटू किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 इंटू मीटर। मतलब यहां पर आप कौन से सिस्टम में थे, किलोमीटर वाले सिस्टम में, और यहाँ मीटर वाले सिस्टम में आ गए। तो एक बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक सिस्टम से जब आप दूसरे सिस्टम में मूव कर रहे हो, ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है n1, n1 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, इंटू ये क्या है यूनिट है, तो n1 इंटू u1 बराबर, और ये क्या है सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n2, और इंटू मीटर क्या है इसका यूनिट है, n1 n2 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 u2 क्या है यूनिट्स हैं। अब ध्यान दो जरा, तो क्या आ गया n1 इंटू u1 बराबर n2 इंटू u2, सही है। अब सुनो, यहां पर एक खास बात है, आप देख रहे हो जब आप बड़े वाले यूनिट से छोटे वाले यूनिट में जाओगे, किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है और मीटर छोटा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक। सुन लो ध्यान से, साफ साफ दिखाई पड़ा, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है यहाँ तो वहां यूनिट बड़ी होगी, और जहां न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी वहां यूनिट छोटी है। मतलब जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हो, जैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा यूनिट छोटी हो जाएगी, या इस सिस्टम से इसमें आओगे तो जैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी यूनिट बड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुन लीजिए। न्यूमेरिक वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, ठीक। जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी जिस सिस्टम में, वहां पर यूनिट छोटी होगी, और जहां न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी वहां यूनिट बड़ी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, ओके। एक तो ये चीज है। अब सवाल कैसे करते हैं, सवाल के लिए यही फॉर्मूला यूज होगा आपका, कौन सा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाओगे तो फॉर्मूला यूज होगा आपका कौन सा, n1 इंटू u1 बराबर n2 इंटू u2, यानी कि फर्स्ट सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू उस सिस्टम का यूनिट इज इक्वल टू सेकेंड सिस्टम का न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू सेकेंड सिस्टम का यूनिट। सवाल देखिए, सवाल है 1 न्यूटन को हमें डाइन्स में कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन को, हालांकि ये सवाल हमने पहले भी किया था लेकिन अभी हमें इस कॉन्सेप्ट से करना है, एग्जाम में हमें स्कूल में कैसे करके आना है वो देखिए। 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है किसमें, डाइन्स में। अब सबसे पहले आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या, न्यूटन, न्यूटन जो है वो कौन से सिस्टम में, एम के सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन,
और सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, डाइन। ठीक, ये सिस्टम अलग है, वो सिस्टम अलग है। यानी कि यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है, यूनिट पता है। ठीक, तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू बताना है यहाँ पर कितना होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए हमने क्या किया, हमने लगाया फॉर्मूला n1 इंटू u1 बराबर n2 इंटू u2। n1 कितना है, 1 दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, इंटू u1, u1 मतलब यूनिट कितनी दी है, न्यूटन। ठीक, n2 कितना है निकालना है, इंटू u2 कितना है, डाइम्स है। ठीक, अब ध्यान से चेक करना कैसे करते हैं। न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट है, और फोर्स के डायमेंशन याद है तुम्हें, फोर्स के डायमेंशन भाई न्यूटन से फोर्स आ रहा है ना दिमाग में। ठीक, तो न्यूटन के लिए आप डायमेंशन क्या यूज करोगे, mlt-2। तो यहां से होगा 1 इंटू न्यूटन के लिए डायमेंशन यूज होगा mlt-2, सही है, इज इक्वल्स टू, ध्यान देना जरा, n2 इंटू डाइन भी फोर्स का यूनिट है सीजीएस सिस्टम में, तो ये भी फोर्स है एक तरीके से, तो इसके लिए भी हम यूज करेंगे mlt-2। लेकिन ध्यान रहे फर्स्ट सिस्टम में हम लगा देंगे यहाँ m1 l1 t1-2, और सेकेंड सिस्टम में लगा देंगे m2 l2 t2-2। फर्स्ट सिस्टम के लिए हालांकि फोर्स की डायमेंशन वही mlt-2, लेकिन फर्स्ट सिस्टम के लिए हम m1 l1 t1 शब्द का यूज करेंगे, और सेकेंड सिस्टम के लिए m2 l2 t2 शब्द का यूज करेंगे। अब ध्यान से चेक करना जरा, n2 अगर तुम्हें निकालना है, बहुत दिमाग लगाना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, n2 इंटू, भाई अगर ये इसके इक्वल तो ये भी तो इसके इक्वल होगा, n2 इंटू m2 l2 t2-2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू m1 l1 t1-2। अब ध्यान दो यहां से n2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू, अब ध्यान दो m1 के नीचे m2 आएगा, ये m2 इधर आएगा, तो m1 बाय m2 हो गया, सही है, इंटू में l1 बाय l2 हो जाएगा, ये l2 इधर आएगा, और उसके बाद ध्यान सुनो, ये t1 की पावर -2 तो ऐसा ही था, और t2 की पावर -2 यहाँ नीचे आएगा, तो भैया पावर पॉजिटिव मत कर देना, ये मल्टीप्लाई में था, सीधे डिवाइड में आ जाएगा, t2 की पावर -2 हो जाएगा ऐसे। अब इस पे भी -2 लगा है, इस पे -2 लगा है, तो जब दोनों पे पावर सेम रहती तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लेके एक साथ -2 लगा सकते हैं, तो यहां से हो जाएगा t1 बाय t2 की होल पावर -2। ठीक, तो यहां से क्या आ गया, n2 यानी कि सेकंड सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी आ गई, m1 बाय m2 और l1 बाय l2 और t1 बाय t2 की होल पावर -2। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, m1 क्या है, फर्स्ट सिस्टम, और फर्स्ट सिस्टम में जो यूनिट था, फर्स्ट सिस्टम में यूनिट क्या है मास का, किलोग्राम। फर्स्ट सिस्टम में क्या था, किलो, फर्स्ट सिस्टम एम के सिस्टम था, चेक कर लो जाके, ये वाला सिस्टम फर्स्ट सिस्टम था, ये सेकंड सिस्टम था। फर्स्ट सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, तो हम क्या करेंगे यहाँ किलोग्राम लिखेंगे, और अपॉन में सेकंड सिस्टम कौन सा था, सीजीएस, सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम, तो हम यहाँ ग्राम लिखेंगे। ठीक, फिर L1 फर्स्ट सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, एम के सिस्टम में मीटर होता है, और सेकंड सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर, है ना, सीजीएस सिस्टम में। उसके बाद T1 फर्स्ट सिस्टम में सेकंड होता है, और सेकंड सिस्टम में भी, सीजीएस सिस्टम में भी सेकंड होता है, टाइम का यूनिट, पावर -2। ठीक, ये आ गया। अब यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, अब हम किलोग्राम को किस में चेंज करेंगे, ग्राम में, तो किलोग्राम में क्या होता है, 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम। उसके बाद मीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर। ठीक, और सुनो, सेकंड से सेकंड कटेगा 1, 1 की पावर -2 तो 1 ही आ जाएगा, भाई 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 आता है। ठीक, अब यहाँ ग्राम से ग्राम जाता है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जाता है, ये 1000 इंटू 100 क्या होगा, 10 की पावर 5 इंटू 1, 10 की पावर 5, ये लो भाई 10 की पावर 5 आया न्यूमेरिकल वैल्यू की, नहीं आया बताइए, कोई भी यूनिट नहीं बची, यानी कि n2 क्या आ गया, 10 की पावर 5, और यही हमको निकालना था, जाके देख लीजिए। तो हमने क्या माना था कि डाइन वाले यानी कि सीजीएस सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, n2 वैल्यू 10 की पावर 5 आ रहा है, यानी कि 1 न्यूटन में क्या है, आंसर क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। ठीक, तो 1 न्यूटन
इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 5 डाइन्स होते हैं। समझे स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से हम इसको हैंडल करते हैं क्वेश्चन को। ये आपके स्कूल में अगर आएगा कन्वर्जन का क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको हैंडल करना है, डायरेक्ट मत करके चले आना, नहीं एक भी नंबर नहीं मिलेगा सीबीएसई में, या आप यूपी बोर्ड में हो, किसी भी बोर्ड में हो, आप कोई भी बोर्ड के बच्चे इसको रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो आपके स्कूल में यही डिमांड है, यही कन्वर्जन का 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना। डायरेक्ट दिमाग मत लगा के चले आना, वहां कर लीजिए इसको, देख लीजिए कैसे बनाया जाता है इसको। मैंने जो पहले बताया था वो डायरेक्ट था, है ना, वो तो याद करने के लिए था ना भाई, वो तो याद करने के लिए था किसी कंपटीशन वगैरह में। वो जब बोलेगा कि यूजिंग डायमेंशन, क्वेश्चन सुन लो एग्जाम का, वो बोलेगा यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, तब ये करोगे आप। और 1 मार्कर क्वेश्चन आ गया तब तो आप सीधे लिख के चले आओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बोल दिया यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस कन्वर्ट, तो फिर आप यही प्रोसेस करोगे, कर लीजिए। बॉक्स में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो है एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, म्यू कह रहा हूं, यू, अरे यू क्या यूनिट है यार, ये क्या लिखा है, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। डन, ये कन्वर्ट कर लिया, आंसर आ गया, कन्वर्ट कर लिया ये, बताइए। ऐसे करते हैं, ठीक। अब देखो सवाल, देखो जरा सवाल, हालांकि सवाल जो होगा आपका, थोड़ा समझिए जरा, सवाल, सवाल में क्या है भाई, सवाल में कन्वर्जन है, ठीक। चलो पहले कन्वर्जन का ही करा देता हूँ, फिर आपको जो एक दो बच्चे कुछ सवाल है वो करा दूंगा, है ना। पहले कन्वर्जन का ही करा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ द यूनिट्स ऑफ 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी का यूनिट इन्होंने देके रखा हुआ है, ठीक। तो सीजीएस सिस्टम में ये कह रहे हैं कि भैया देखो डेंसिटी जो है वो कितनी है, डेंसिटी कितनी है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहे हैं ना सिस्टम ऑफ यूनिट। अब एक न्यू सिस्टम है, अब कौन सा सिस्टम है वो हमें नहीं पता। हाँ 1 जूल में भी यही करना है, अब ध्यान से चेक करो जरा, अभी सीखते जाओ, सब होगा, टेंशन मत लो। इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट, तो कोई न्यू सिस्टम है, ठीक। और उस न्यू सिस्टम में पढ़ लो क्वेश्चन ध्यान से, कह रहा है कि इन अ सिस्टम ऑफ अ यूनिट, यानी कोई नया सिस्टम है, इन विद द यूनिट ऑफ द लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ यूनिट ऑफ लेंथ कितनी हो जा रही है, यूनिट ऑफ लेंथ कितना दे रखा है उसने, 10 सेंटीमीटर। यहाँ थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब समझो, एक नया सिस्टम बनाया गया, वहां पर एक यूनिट लेंथ 10 सेंटीमीटर के बराबर होती है। जैसे हम लोग जब नॉर्मल सीजीएस सिस्टम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं बताओ, दिमाग लगाओ। सीजीएस सिस्टम में भाई तुम्हें क्या पढ़ाया गया है कि 1 यूनिट लेंथ का मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट मास का मतलब 1 ग्राम। लेकिन वो कह रहा है नए सिस्टम में 1 यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर नहीं है, नए सिस्टम में 1 यूनिट लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है, उसका 10 गुने के इक्वल लिया गया है, ठीक। और नए सिस्टम में यूनिट ऑफ मास ग्राम नहीं है, 100 ग्राम है। यानी कि नए सीजीएस सिस्टम से कोई नया सिस्टम बना रहे हैं, और नए सिस्टम में अब 1 यूनिट मास का मतलब 1 ग्राम नहीं, 100 ग्राम है। मतलब समझो जो नया सिस्टम है उसमें जो क्या नाम है, यूनिट ऑफ मास है कितनी, वो यूनिट ऑफ मास कितनी है, 100 ग्राम है, ठीक। और कह रहा है कि वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द मटेरियल विल बी, मतलब जो न्यू सिस्टम में आपको यूनिट ऑफ डेंसिटी बतानी है, यूनिट ऑफ डेंसिटी आपको न्यू सिस्टम में बतानी है, ठीक। अब देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं हम इसका कॉन्सेप्ट, देखिए किस तरीके से करेंगे हम। डेंसिटी इन द सीजीएस सिस्टम इज इक्वल्स टू डेंसिटी इज इक्वल्स टू न्यू, समझ रहे हो, ऐसा कुछ करेंगे हम। देखो डेंसिटी इन द CGS system is equals to density in the new system, क्योंकि मटेरियल की डेंसिटी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी भाई, आप फील करो ना भाई, मैं यही तो पढ़ा रहा हूं इतनी देर से कि यहाँ पे देखो जरा, जब हमने स्टार्ट किया था तो 1 किलोमीटर की जो लेंथ है वो 1000 मीटर के इक्वल है भाई, लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, तुम चाहे 1 किलोमीटर बोल दो उसको, चाहे 1000 मीटर बोल दो, ठीक। तो वही मैं भी कह रहा हूँ, मटेरियल की डेंसिटी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, चाहे वो पुराने वाले सीजीएस सिस्टम में हो चाहे नए सिस्टम में हो। जो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो दिए गए वॉल्यूम में कितना मास है ये थोड़ी ना चेंज हो जाएगा भाई। ये है मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा,
हाँ, अब तुम सिस्टम दुनिया भर के कुछ भी बना दो, इसकी डेंसिटी जो है नेचर में वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। तभी तो मैंने कहा है कि डेंसिटी इन द सीजीएस सिस्टम इज इक्वल टू डेंसिटी इन द न्यू सिस्टम। ठीक, अब लगा दो कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ाया गया था तुम्हें कॉन्सेप्ट, N1 इंटू U1 बराबर N2 इंटू U2, सही है। ठीक, तो N1 मतलब सीजीएस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू, तो बेटा सीजीएस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, 4 है। और इनटू बेटा ध्यान से चेक करो यूनिट, सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी की यूनिट क्या होती है बताइए, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। क्यों भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े हो, क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब खुद दिमाग लगा लो, सीजीएस सिस्टम में डेंसिटी की यूनिट मास का ले लोगे ग्राम, और वॉल्यूम का ले लोगे सेंटीमीटर क्यूब, सही है। तो यहां पर यूनिट क्या आ जाएगी आपकी, ध्यान से चेक कर लो, यूनिट, या फिर आप एक काम करो, यूनिट से बढ़िया यूनिट मत करो, आप डायमेंशन लिखो तो ज्यादा सही है। डायमेंशन लिखो बेटा पहले। ठीक, तो मास का डायमेंशन क्या होता है बेटा, m, और वॉल्यूम का होता है एल का क्यूब। तो आएगा आंसर ml की पावर -3 आएगा, चिपका दो यहाँ पर। ठीक, तो इस सिस्टम में डायमेंशन हो जाएगा ml की पावर -3 बराबर, न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड सिस्टम में निकालना है, यही क्वेश्चन है आपका एक तरीके से। यूनिट ऑफ द डेंसिटी इन द न्यू सिस्टम, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू नए सिस्टम में आपको निकालना है, इनटू U2 का मतलब समझ रहे हो ना, यूनिट किसकी, डेंसिटी की, मतलब डायमेंशन। अरे यहाँ डायमेंशन लिखा करो भैया, अब डेंसिटी की डायमेंशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, डेंसिटी की डायमेंशन तो डेंसिटी डायमेंशन नहीं रहेगी, मतलब यहाँ पर भी हम डेंसिटी की डायमेंशन चिपकाएंगे, यानी कि ml-3। अब फर्स्ट सिस्टम के लिए m1 L1 की पावर -3, और सेकंड सिस्टम के लिए m2 L2 की पावर -3। अब तो आप समझदार हो, N2 की वैल्यू निकाल लोगे, N2 क्या बनेगा, यहाँ सब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, समझ जाना। N2 बराबर ये ऐसे ही रहेगा 4, और N2 में क्या होगा बताओ, m1, और ये m2 इधर आके डिवाइड करेगा, तो m1 बाय m2, और N2 में यहां से क्या होगा, L1 बाय L2, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, -3, सही है। अब वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो, यहाँ पे कर दें, समझ जाओगे। तो N2 बराबर कितना आ जाएगा, 4। हाँ भाई, M1 क्या था बताओ, M1 कौन से सिस्टम में था, सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में मास का क्या होता है, ग्राम। ठीक, तो M1 की जगह ग्राम रखेंगे, थोड़ा दिमाग खोल लेना, M1 की जगह ग्राम, और M2 गया है नए सिस्टम में, और नए सिस्टम में मास का यूनिट 100 ग्राम है, तो M2 की जगह 100 रखेंगे और ग्राम रखेंगे। इनटू में L1 बाय L2, L1 क्या है, पुराने वाले सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट, तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट L1 कितना होता है, सेंटीमीटर, और अपॉन में L2 नए सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ, नए सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो हम 10 रखेंगे सेंटीमीटर। और पावर कितनी चढ़ाओगे, -3 चढ़ी हुई, -3 लगा देंगे। ठीक, तो यहां से क्या जाएगा, ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, तो यहां से N2 बराबर 4, है ना, और 4 इंटू यहाँ बचेगा 1/100, सही है। और इंटू में अब ध्यान देना जरा, पावर क्या है, अंदर क्या बचा, 1/10 की पावर -3। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1, 4/100 यहां से आ गया, और इंटू बेटा इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 10/1 की पावर कैसी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 4/100 इंटू 10 की पावर 3 कितना होता है, 1000, और अपॉन में 1, 1 का क्यूब 1। ठीक, तो 100 से 2 0 ये कट जाएगा, 40/1 40, 40, तो N2 आ गया 40, यानी कि नए सिस्टम में जो डेंसिटी की यूनिट होगी वो कितनी हो जाएगी, 40 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स यदि आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। नए सिस्टम में उसकी डेंसिटी अब कितनी हो जाएगी, 40 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जाके देखिए ऑप्शन कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शायद एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, मैंने करा दिए। करिए, कह रहा है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट 1 यूनिट ऑफ मास इज, मतलब एक नया सिस्टम उन्होंने बता दिया जिसमें कि 1 यूनिट ऑफ टाइम 5 सेकंड के इक्वल होता है। ठीक, तो 1, यानी कि जो पहले 1 सेकंड था, जो टाइम जितना पहले 1 सेकंड था, अब वो 1 सेकंड नहीं है वो टाइम, अब उसको 5 सेकंड माना जाता है। अजीब सी बात है, जो टाइम पहले किसी सिस्टम में 1 सेकंड माना जाता था वो 5 सेकंड के इक्वल माना जाता है, यानी कि 1 यूनिट न्यू सिस्टम में हो रहा है, 1 यूनिट ऑफ टाइम इक्वल टू 5 सेकंड हो गया, सही है। एंड 1 यूनिट ऑफ मास, जो कि पहले 1 किलोग्राम हुआ करता था, अब वो 20 किलोग्राम मान लिया गया है। ठीक, तो 1 यूनिट ऑफ
मास को क्या मान लिया जाता है अब 50 किलोग्राम, ठीक। और उसके बाद कह रहा है यूनिट ऑफ लेंथ को 10 मीटर माना जाता है, ठीक। तो जो यूनिट पहले 1 मीटर की थी, मतलब लेंथ नहीं चेंज हुई ना 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 ना, बस लोगों ने नाम बदल दिया उसका। 1 मीटर की रॉड थी तो पहले उसको 1 मीटर बोला जाता था, नए सिस्टम में उसको 10 मीटर बोला जाता है। भाई तुम बोल तो किसी को कुछ भी लो, जो जितनी लेंथ का है उतनी लेंथ का रहेगा, जो जितनी मास का है उतनी मास का रहेगा, जो समय है वही समय। ये तो इंसानों ने नाम रखे हैं, तो कोई नया सिस्टम बना दिया उन्होंने जिसमें 1 यूनिट ऑफ लेंथ, जिसको पहले 1 मीटर बोला जाता था, अब 1 मीटर ना बोल के 1 यूनिट ऑफ लेंथ को बोला जाता है क्या, 10 मीटर, ठीक। तो ये क्या है बेटा आपका न्यू सिस्टम में, ये क्या है न्यू सिस्टम में, किसी न्यू सिस्टम में ऐसी स्थिति होती है। तो इस न्यू सिस्टम में हमको बताना है 1 यूनिट ऑफ पावर किसके इक्वल होगा, 1 यूनिट ऑफ पावर का आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बताना है कितना वाट होगा, ठीक, वाट्स में आपको बताना है। तो एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करिए। पावर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। पावर का फॉर्मूला आप लोग पढ़े लिखे हो, वर्क बाय टाइम होता है। तो यहां से बना लीजिए पावर का डायमेंशन, वर्क का ml² t-2 और टाइम का होता है t, तो आंसर आएगा कितना ml² और t की पावर -3। ये बेटा पावर का डायमेंशन आपने बना लिया, ठीक। बस अब क्या दिक्कत है बताओ। अब अब आप खुद दिमाग लगाओ कि जो है आपका क्या करना है, जैसे हमने पीछे किया था ना, क्या था, डेंसिटी इन द पुराना वाला सिस्टम। सो यहां पर क्या आएगी, पावर इन द पुराना वाला सिस्टम, और पुराना वाला सिस्टम देख के लग रहा है एमके सिस्टम था वो, यानी कि एमके सिस्टम में जो पावर थी बराबर पावर इन द न्यू सिस्टम। और लगेगा क्या यहां पर, N1 इंटू U1 बराबर N2 इंटू U2। अब आप खुद दिमाग लगाओ, खुद दिमाग लगाओ भाई। एक बार बताओ, जब यूनिट ऑफ टाइम 1 सेकेंड रही होती, मास 1 किलोग्राम रहा होता और लेंथ 1 मीटर रही होती पूरा, अरे एमके सिस्टम में तो यार यही सब होता है ना, 1 किलोग्राम 1 सेकेंड 1 मीटर, तो पावर 1 वाट रही होती है, यानी कि पावर का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना था, 1 वाट था। तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 और यूनिट कितनी है, वाट्स। वाट्स का मतलब पावर का डायमेंशन लिख दो। तो पावर का डायमेंशन क्या है, ml² t-3, ठीक, बराबर N2 तुम्हें निकालना होता है, और U2 की जगह भी क्या लिखोगे, पावर का यूनिट ml² t-3 है ना, t-3, और करना कुछ है नहीं। क्या करेंगे, m1 l1 t1, और यहां लिखेंगे m2 l2 t2, बस। अब यहां से n2 निकाल लोगे, तो n2 निकालोगे तो क्या बनेगा, 1, ये तो ऐसे ही रहेगा, तो 1 इंटू m1 बाय m2 इंटू में l1 बाय L2, L1 पे भी स्क्वायर है, L2 पे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा देंगे, इनटू में क्या हो जाएगा, T1 बाय T2 की होल पावर -3। यहां से हो जाएगा N2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू M1। M1 पुराने वाले सिस्टम में मास था, पुराना वाला क्या था हमारा, MK सिस्टम। तो MK सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और डिवाइडेड बाय M2। M2 क्या है, नए सिस्टम में मास, नए सिस्टम में मास कितना है, 20 किलोग्राम। पुराने सिस्टम में लेंथ L1 1 मीटर रही होगी, यानी कि मीटर रही होगी, 1 मीटर का मतलब ही मीटर होता है, ठीक। और नए सिस्टम में लेंथ कितनी रही होगी, दिया हुआ है 10 मीटर, और इनटू में T1 बाई T2। पुराने सिस्टम में, एमके सिस्टम में टाइम का यूनिट सेकंड रहा होगा, और नए सिस्टम में कितना हो गया, 5 सेकंड। किलोग्राम से किलोग्राम गया मास, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, T1 बाई T2 की पावर -3 भी तो है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब ध्यान से चेक कर लो, कुछ नहीं बचा, 1/20 है ना, अपॉन में समझ जाओगे, ये देखो 1/20 इंटू 10 200 है ना, और इनटू में, अब ध्यान देना चाहिए, ये 1/5 बचा होगा, 1/5 की पावर -3, तो रेसिप्रोकल होगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 5/1 की पावर 3 हो जाएगी। 1/5 को 5, ये 1/5 था, तो 5/1 करोगे तो पावर क्या हो जाएगी, -3 की जगह +3 हो जाएगी। अब सॉल्व कर लो इसको,
तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1/200 इंटू में 5 का क्यूब यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 और नीचे 1 का क्यूब तो 1 होता है, तो 5 से काट दो इसको। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 0, 5 1 जा 5 8 जा और 5 1 जा 5। अरे यार क्या गड़बड़ हो रही, कुछ गड़बड़ हो रही है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ गड़बड़ ये हो रही है, यहाँ स्क्वायर है, L1/L2 का स्क्वायर है यहाँ, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान से करो, 1/20 यहाँ से बचेगा, इंटू में यहाँ स्क्वायर लगा तो 1/10 का स्क्वायर 100, 1/100, ठीक। उसके बाद ये 1 देखो, ये 1/5 का पावर -3 है तो 5/1 का क्यूब हो जाएगा, नहीं कि 5 का क्यूब हो जाएगा, 5/1 का क्यूब ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब सॉल्व कर लो इसको, यहीं पे कर दें। 1/20 इंटू ये 1 यहाँ 1/10 का स्क्वायर 1/100 हो गया है ना, तो 1/100 इंटू ये हो जाएगा 125, 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 125/1 125। अब 25 से काटो तो 25 इंटू 5 25 इंटू 5 125 और 25 इंटू 4, ठीक। फिर 5 1 जा और 5 4 जा, नीचे बचा 4 इंटू 4 16 ऊपर 1, तो आंसर आ जाएगा 1/16, यानी कि नए सिस्टम में जो पावर की यूनिट है वो कितनी हो जाएगी 1/16 वॉट्स। करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 kN का मतलब किलो न्यूटन है ना, यानी कि यूनिट ऑफ फोर्स कितनी हो गई किसी न्यू सिस्टम में 1 किलो न्यूटन, मतलब जो पहले 1 न्यूटन हुआ करता था 1 किलो न्यूटन हो गया, ठीक। तो न्यू सिस्टम में क्या हुआ 1 यूनिट ऑफ फोर्स कितना हो गया 1 किलो न्यूटन। पता है 1 किलो न्यूटन का मतलब, किलो का मतलब 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 10 की पावर 3 न्यूटन। भाई 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होंगे, ठीक। और 1 यूनिट ऑफ लेंथ हो गई 1 किलोमीटर, मतलब समझो 1 यूनिट ऑफ लेंथ कितनी हो गई यहाँ पर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का क्या मतलब होता है 10 की पावर 3 मीटर, मतलब जो लेंथ पहले 1 मीटर हुआ करती थी अब वो 10 की पावर 3 मीटर हो गई, उसको 10 की पावर 3 मीटर बोला जाता है। और यूनिट ऑफ टाइम 100 सेकंड, मतलब जो पहले 1 सेकंड था वो 100 सेकंड के इक्वल हो गया, यानी कि 1 यूनिट ऑफ टाइम को अब क्या मान लिया गया 100 सेकंड्स के इक्वल मान लिया गया। एस कर दो, एस का मतलब सेकंड्स, ठीक। तो कह रहा है देन द न्यू यूनिट ऑफ मास, अब कह रहा है नए न्यू यूनिट ऑफ मास कितनी हो जाएगी, यानी कि नए सिस्टम में मास की यूनिट बताओ। अब ये थोड़ा सा अजीब सी बात हो रही है ना, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। देखो न्यूटन का क्या मतलब होता था याद करिए, ये थोड़ा सा ना मुझे भी कंफ्यूजन ये करता है, मैं तो दूसरे तरीके से इसको कर लेता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ है ना क्या चल रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं। तो कुछ यूं चल रहा होगा, बात कर रहा है किसकी, ये फोर्स की है ना, तो फोर्स इन एमके सिस्टम जो रहा होगा वो बराबर फोर्स थोड़ी ना चेंज जाएगा, तो फोर्स इन न्यू सिस्टम हो जाएगा, वो देखता हूं मैं भी करके भाई कैसे होगा, ठीक। तो यहाँ फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू n1 इंटू यूनिट u1 बराबर यहाँ n2 इंटू u2 है ना। अब ध्यान चेक करो n1 पहले पुराने m के सिस्टम में जो 1 न्यूटन रहा होगा, और न्यूटन के लिए डायमेंशन क्या यूज करोगे ml t-2 यूज करोगे, सही है। अब ये क्वेश्चन अजीब सा भाई इसलिए क्योंकि नए सिस्टम में ना, नए सिस्टम में अच्छा हाँ नए सिस्टम में दिया तो है 1 यूनिट ऑफ फोर्स की यूनिट की मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 10 की पावर 3 है ना, तो n2 कितना दिया है 10 की पावर 3 और यूनिट क्या है न्यूटन, न्यूटन के न्यूटन का मतलब समझ रहे हो ना, यूनिट का मतलब डायमेंशन, डायमेंशन थोड़ी ना चेंज जाएगा वो तो फोर्स का ही रहेगा, यानी कि ml t-2 सही है। अब यहाँ पर m1 कर दोगे, यहाँ l1 यहाँ t1 और यहाँ m2 यहाँ l2 यहाँ t2 सही है। m2 तुमको निकालना है क्योंकि नए सिस्टम में मास की यूनिट उसने पूछी है ना, देन द न्यू यूनिट ऑफ मास उसने हमको पूछा है, ठीक। यानी कि उसने हमको क्या पूछा है एक तरीके से, इस बार उसने हमको ये पूछा है m2 एक तरीके से पूछा है उसने, देखते हैं भाई निकाल के, मैं भी देखता हूँ निकाल के, नहीं दूसरे तरीके से करेंगे।
तो यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो जरा, वैल्यू रख दो चलो, 1 इंटू m1, m1 क्या था, m के सिस्टम में मास क्या होता था, किलोग्राम, इंटू लेंथ क्या होती थी, मीटर, और टाइम की पावर माइनस, टाइम क्या होता था, सेकंड, सेकंड की पावर -2, ठीक, बराबर 10⁻³ नए सिस्टम में आपको क्या निकालना है, मास निकालना है, m2 का आप ऐसे रहने दो, ठीक, और L2 नए सिस्टम में लेंथ कितनी है चेक कर लो, 10⁻³ मीटर है, तो 10⁻³ मीटर, और इनटू में नए सिस्टम में टाइम कितना है, 100 सेकेंड है ना, यानी कि 100 सेकेंड, और T2 की पावर -2 है ना, तो T2 की जगह 100 सेकेंड रख के पावर -2 कर दी, सही है। ये M के सिस्टम का है और ये नए वाले सिस्टम का है, तो यहां से M2 की वैल्यू यदि आप निकालेंगे, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से होगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करो कितना होगा, 10⁻³ और 10⁻³ टोटल मिला कितना होगा, 10⁻6 यहां से हो गया, ठीक, और 100 की पावर -2 कितना होता है, इनटू में m2 और इनटू ये 100 है। अब ध्यान देना जरा, 100 की पावर -2 का क्या मतलब होता है, पहले ये नीचे जाएगा तो 100 की पावर +2 हो जाएगा, यही तो होगा ना, फिर यहां से क्या हो जाएगा 1 अपॉन, और 100 का मतलब 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 की पावर 2 यानी कि 1 अपॉन 10 की पावर 4 हो जाएगा ये एक तरीके से, और वापस ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 की पावर -4 हो जाएगा, ठीक, तो ये चीज क्या लिखी एक तरीके से 10 की पावर -4 और सेकंड पर सेकंड का स्क्वायर, मतलब पर सेकंड स्क्वायर है ना, सेकंड की पावर -2। अब देखो ये भाई लफड़े वाला काम है, यहाँ आंसर नहीं मैच कर रहा है, इस तरीके से करके 10 की पावर 4 आना चाहिए, और मेरा आ रहा है इसमें 10 की पावर 2, पता नहीं क्यों। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, नहीं यार नहीं होगा, मीटर ही तो है, ये देखो ना 10⁻³ मीटर ही तो है ना, ये 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, सही है, सेकंड का पावर -2 से सेकंड की पावर -2 कट जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा 1 kg लेफ्ट हैंड साइड बचेगा, बराबर 10⁻6 माइनस 10⁻6 और -4, तो कितना होगा 10⁻2 ही तो होगा, और इनटू में m2, सही है, तो m2 निकालने के लिए 10⁻2 को इधर भेजोगे तो 10⁻−2 किलोग्राम हो जाएगा ना, ये तो भाई अजीब सजीब सा आंसर आ रहा है, 10 की पावर 4 आता है इसमें, 10 की पावर 4 आना चाहिए, ऐसे हो क्यों नहीं रहा है, कल भी नहीं हो रहा था मेरे से क्वेश्चन ऐसे, पर मैंने दूसरे तरीके से किया था तो हो गया था, कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग शायद, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं आ रहा है कोई भी, देखो फोर्स के सामने इसका डायमेंशन लिख लो, mlt-2 होता है, ठीक, अब फोर्स उसने कितना दे दिया आपको, फोर्स कितना दे दिया बताओ, फोर्स दिया है कितना 10⁻³ न्यूटन, तो 10⁻³ न्यूटन, ठीक, ये आपको उसने फोर्स दे दिया है, ठीक, इज इक्वल्स टू मास तुम्हें निकालना है नए सिस्टम में, और लेंथ कितनी रखनी है 10⁻3, तो लेंथ रखनी 10⁻3, और टाइम कितना रखना है, टाइम रखना 100 सेकेंड, 100 सेकेंड की पावर -2, ठीक, हाँ हाँ भाई 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 भाई, देखो 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 सुनो, पता है सवाल क्या है, अब थोड़ा स्ट्राइक कर रहा है मेरे, सवाल ये है, उसने बोला कि किसी नए सिस्टम में फोर्स इतना है, लेंथ इतनी है, टाइम इतना है, तो बताओ मास कितना होगा, तो भाई सीधे सीधे इसलिए इस सवाल को ऐसे किया जा रहा है, मतलब समझो, मतलब कि ये है कि हमने फोर्स का डायमेंशन लिख लिया, कहाँ ये जो चीज लिखी है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड लिखा हो चाहे राइट, ये फॉर न्यू सिस्टम है, डायरेक्टली कर रहे हैं, क्योंकि ये अजीब सा सवाल है, पुराने सिस्टम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी, पुराना सिस्टम था कौन सा, एमकेएस था कि सीजीएस था कि कौन सा था, तो जो भी प्रॉब्लम ये वाली हैंडल करोगे वो आप नए सिस्टम, समझ रहे हो ना, फोर्स भी नए सिस्टम का, उसके सामने जो डायमेंशन लिखी है वहां से डायमेंशन में जब टाइम रखोगे, लेंथ रखो, सब कुछ नए सिस्टम का करोगे, तो मास किस में आएगा, नए सिस्टम में मास आ जाएगा, ये सब कुछ, ये पूरी इक्वेशन ही हमने फॉर द न्यू सिस्टम के लिए लिखी हुई है, ऐसे सवाल को हैंडल करेंगे, अब हो जाएगा, तो अब बस निकाल लो, अब क्या दिक्कत है बताओ। बस एम की वैल्यू निकालो, ये सब छोड़ो आप, न्यूटन न्यूटन कितना हो जाएगा 10⁻3 है ना, और ये कितना आ गया था हमारे पास, इनटू में 100 की पावर -4 था, और m ऐसे ही बचेगा, यही m की वैल्यू आपको निकालनी है नए सिस्टम में मास, तो ये इससे कटेगा, यहाँ 1 बचेगा, ठीक, तो 1 बराबर 10 की पावर -4 m, और ये इधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन 10 की पावर -4 बराबर m, तो m बराबर क्या आएगा 10 की पावर 4,
किलोग्राम। बाकी इसको मैं एक बार और देख लूंगा। ये बन गया आपका, ओए तेरी की, कहाँ गया 10 की पावर 4? कोई ऑप्शन ही नहीं गया 10 की पावर 4। ये है 10 की पावर 4। ठीक, कर लीजिए इसको। नए सिस्टम के लिए इक्वेशन लिखेंगे तब बनेगा क्वेश्चन। करिए, है इसमें कुछ भी नहीं, थोड़ा सा आपको जो है कंफ्यूज कर रहा था। एमके सिस्टम को रिलेशन नहीं, हाँ वही चीज है, एमके सिस्टम से कोई रिलेशन मतलब कुछ हिंट नहीं मिल रहा है इसमें कि एमके सिस्टम से रिलेट कर रहा है कि नहीं, इसलिए उससे रिलेट करके आंसर आ नहीं रहा था। तो जो भी इक्वेशन मैंने लिखी है इसी सिस्टम के लिखी, ये जेई में आ चुका है ये क्वेश्चन, देख रहे हो, घुमा दिया, मेरे को भी घुमा दिया इसने। फर्स्ट टाइम आया होगा तो कोई कर भी नहीं पा रहा होगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत तो ध्यान भी रखना पड़ता है। प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे, प्रैक्टिस करते करते यही क्वेश्चन दोबारा आपके सामने चमक जाएगा तो हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है ना सीजीएस सिस्टम, अब देखो सिस्टम उसने बोल दिया इन, ये आसान क्वेश्चन है, इन सीजीएस सिस्टम द वैल्यू ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट सिग्मा, इसको बेटा सिग्मा पढ़ते हैं, याद रखना, कहीं नोट कर लो कॉपी में। स्टीफेंस कांस्टेंट है ये, इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा, सिग्मा पढ़ते हैं इसको, इसको भी सिग्मा पढ़ते हैं और इसको भी सिग्मा पढ़ते हैं, याद रखना। जैसे हम लोग के एबीसीडी में हिंदुस्तान में स्मॉल ए स्मॉल बी होता है, वैसे ये कैपिटल सिग्मा, ये स्मॉल सिग्मा। ठीक, तो स्टीफन कांस्टेंट को स्मॉल सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा इज इक्वल्स टू 5.67 इंटू में 10 टू द पावर -5 अर्ग पर सेकेंड। ये सब आपको एनसीईआरटी में मिलेगा क्वेश्चन। अरे भाई, ठीक, अर्ग पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर की पावर -2 को पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर -4 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10 टू द पावर -5 अर्ग पर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर की पावर -1 है भैया, चेक कर लेना। ठीक, पर सेंटीमीटर, सॉरी फिर से सुनो, 5.67 10 टू द पावर -5 अर्ग पर सेंटीमीटर पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर और केल्विन टू द पावर -4 पर केल्विन टू द पावर -4। ओके, फाइंड द वैल्यू इन एसआई सिस्टम, फाइंड द वैल्यू इन एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट वो एक तरीके से निकालनी है, एमके सिस्टम में निकालना है। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, सबसे पहले तो इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, जो नई नई चीजें आती आ रही हैं उसको कॉपी में बनाते जाइए। पहले समझो जरा स्टीफन कांस्टेंट का थोड़ा सा मतलब आप समझो क्या होता है, ठीक है ना। मान लो कि जैसे कोई आपने यहाँ खाना रखा है, चावल रखा है खाने के लिए अपने, ठीक, तो चावल अगर ऐसा ढेर लगा के गरम गरम चावल रख दोगे ऐसा, ठीक, और एक बार चावल आपने ऐसे रखा, चावल ऐसे फैला दिया आपने, ठीक, ये चावल अगर आप फैला दोगे इस बर्तन में, सेम बर्तन है, चावल ऐसे फैला दिया आपने, ठीक है, तो जल्दी किसमें ठंडा होगा, जिसमें फैला दिया है। भाई सीधी सी बात है ना, जिसमें फैला दिया तो वहां सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, ध्यान सुन लीजिए, फैला दिया तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो सरफेस एरिया जहां ज्यादा होगा वहां पे वो खाना जल्दी से ठंडा हो जाएगा, यानी कि जो खाना जो हीट को रेडिएट करता है, भाई हीट को खाना, जो चावल है वो हीट को बाहर निकालेगा तभी तो ठंडा होगा। तो हीट मतलब जो रेडिएशन का रेट है वो वहां पे ज्यादा होगा जहां सरफेस एरिया, यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा है तो यहाँ रेडिएशन बहुत तेजी से होगा, यानी कि हीट निकल जाएगी, मोर सरफेस एरिया है ना यहाँ पर, जल्दी जल्दी हीट निकल जाएगी, चावल ठंडा हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एयर कम है, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रेडिएशन होगा, हीट जो बाहर निकलेगी उसका रेट कैसा होगा, कम होगा। बस यही चीज है, अब इसको डिटेल में पढ़ाएंगे हम, अभी नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में आप आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है ना। तो वो सब छोड़ो, आप इधर देखो जरा, बस आपको भी याद करना है। तो ये जो हीट रेडिएट हो रही है, हीट रेडिएटेड पर सेकंड को हम पावर बोलेंगे। यहाँ पावर क्या है, पी का मतलब पावर, पी का मतलब क्या है, पावर, पावर क्या है, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड, एनर्जी बाई पी क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम, तो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड, एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल रही है, रेडिएटेड पर सेकंड। ठीक, ऐसे समझ लो। तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा पावर का, पावर बराबर होता है सिग्मा, याद करना पड़ेगा, मैं क्या करूं, सिग्मा इंटू ए इंटू टी की पावर 4 होता है ये, करेक्ट, ध्यान से सुन लीजिए। पावर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ सिग्मा, पी क्या है यहाँ पावर है,
सिग्मा क्या है? स्टीफेंस कांस्टेंट है। ए क्या है? एरिया है, सही है। और टी क्या है? टी आपका टेम्परेचर है, करेक्ट। अब सबसे पहले आप यहां से सिग्मा की वैल्यू निकालो, तो सिग्मा बराबर क्या होगा? पावर डिवाइडेड बाय ए टी की पावर 4, ठीक। अब सिग्मा के डायमेंशन निकाल लो, तो पावर का डायमेंशन डिवाइडेड बाय, हाँ भाई, पी का मतलब पावर, पावर का डायमेंशन क्या होता है? निकालिए कहीं से। पावर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता था? ml t माइनस टू, एरिया का होता है l की पावर 2, तो पावर कितना आ जाएगा? ml माइनस वन t माइनस टू। तो पावर का डायमेंशन कितना आ गया? ml माइनस वन t माइनस टू। पावर का वैसे याद भी होना चाहिए, ml माइनस वन t माइनस टू। अपॉन में एरिया क्या होता है? l स्क्वायर, और स्टीफन ये टेम्परेचर है आपका, टेम्परेचर का केल्विन होता है, तो केल्विन की पावर कितना आ जाएगा आपका? 4। सॉल्व करोगे तो आएगा m, और ये 2 ऊपर जाएगा तो m l की पावर माइनस थ्री, और t की पावर माइनस टू, और k की पावर माइनस फोर। k की पावर 4 ऊपर जाके k की पावर माइनस फोर। एक बार चेक कर लेते हैं। स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन हमने निकाल लिया है, ठीक। कितना आ रहा है? m l की पावर, कुछ गलती हो रही है क्या? ओहो, आई एम वेरी सॉरी। अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ? ओहो, अरे पी प्रेशर नहीं है यार, पी क्या है? पावर है। एनर्जी बाय टाइम लगेगा यहाँ फॉर्मूला। यही गलती मैंने अपनी कॉपी में भी करी थी सॉल्व करते टाइम। आप गलती मत कर देना भाई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। पी क्या है? पावर नहीं है। पी है क्या? सॉरी, पी प्रेशर नहीं है, पी पावर है। और पावर क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम होता है। अभी पढ़ाया भी मैंने आपको, ये देखिए, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, है ना। तो एनर्जी का क्या होता है आपका? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और टाइम का होता है टी। टी ऊपर जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री आ जाएगा। तो पावर का क्या आ जाएगा? एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस थ्री, है ना। यही आएगा, चेक कर लो। हाँ, अपॉन में एरिया क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, और टी, टी क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर को के से दिखाते हो, के की पावर 4। सॉल्व करोगे, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटा, तो क्या आ गया यहाँ से? एम टी की पावर माइनस थ्री, और के की पावर माइनस फोर, सही है। तो ये आ गया आपका क्या? डायमेंशन किसका? सिग्मा का, ठीक। अब जब सिग्मा का डायमेंशन आपका आ गया, तो आपको इसको सिग्मा को लेके जाना है किसमें? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। ये देखो क्वेश्चन में क्या दिया, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। ये देखो, सिग्मा बराबर 5.67 इंटू 10 की पावर माइनस सात, माइनस सात नहीं, माइनस पांच दिया हुआ है, अर्ग, ठीक, पर सेकेंड। देखो अब सेंटीमीटर की पावर माइनस टू को ऐसे लिखो, सेंटीमीटर को ब्रैकेट में पावर माइनस टू, और के की पावर माइनस फोर, ठीक। अब कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है भाई, इसमें तो कुछ नहीं करना है। ध्यान से चेक करो जरा। देखो, हमने आपको स्टीफन कांस्टेंट की डायमेंशन निकालने के लिए सवाल कराया है, डायमेंशन भी हमने आपको बता दी है। बाकी कन्वर्जन में तो कुछ करना ही नहीं है, कन्वर्जन तो बहुत आसान है, डायरेक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा क्या होगा, यहां से होगा 5.67 इंटू 10 की पावर माइनस फाइव। अब बताओ अर्ग, हाँ भाई, वन अर्ग में कितना होता है? याद है? ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। वन अर्ग में कितना होता था बताओ? 10 की पावर 7 जूल्स होता था या नहीं होता था? ठीक। तो वन अर्ग इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस सेवन नहीं होता है, 10 की पावर 7 होता है। वन अर्ग इज इक्वल टू 10 की पावर, हाँ माइनस सेवन होता है, वेरी सॉरी, सही कह रहा हूँ, माइनस सेवन होता है, ठीक। 10 की पावर माइनस सेवन होता है। तो वन अर्ग की जगह हम क्या लिखेंगे? 10 की पावर माइनस सेवन जूल्स पर सेकेंड, और सेंटीमीटर की जगह 10 की पावर माइनस दो मीटर लिखेंगे, और सेंटीमीटर के ऊपर पावर माइनस टू है, ठीक। तो यहाँ पाएगा के की पावर माइनस फोर। सॉल्व करोगे तो 5.67 इंटू 10 की पावर माइनस पाँच, और 10 की पावर माइनस सात, कितना होगा? 10 की पावर माइनस सात और माइनस पाँच, सात पाँच 12, 10 की पावर कितना हो जाएगा? माइनस 12 हो जाएगा, ठीक। तो और यहाँ हो गया क्या? जूल पर सेकेंड, ये जूल बचा, ये पर सेकेंड बचा, क्योंकि सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा। और ये पावर इसको मिलेगी 10 की पावर चार हो जाएगा, तो इंटू में 10 की पावर चार, और मीटर की पावर माइनस टू, ठीक, और केल्विन की पावर माइनस चार। तो यहां सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? 5.67 इंटू में 10 की पावर, अब ध्यान चेक करो, ये माइनस 12 है और प्लस चार, तो माइनस 12 और प्लस चार कितना हो जाएगा?
-8, 5.67 इंटू 10⁻⁸, और क्या हो गया, जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर -4। ठीक, तो 5.67 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, केल्विन की पावर -4। तो ये जो आंसर आया आपका, ठीक, ये आंसर आया आपका किसमें, ये आंसर आया आपका एमके सिस्टम में। ठीक, देख लो एमके सिस्टम में एनर्जी का यूनिट जूल, टाइम का पर सेकंड, मतलब वही है पर सेकंड, और एरिया वेरिया पर मीटर स्क्वायर आ रहा होगा तो मीटर की पावर -2 ऐसा करके, है ना, और टेम्परेचर का तो केल्विन होता ही है। तो ये सवाल है, कर लीजिए।